तो चाइना की लेटेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से तो आप सभी रूबरू ही होंगे। 3 साल से स्ट्रिक्ट जीरो कोविड लॉकडाउन के बाद एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि चाइना की इकोनॉमी इस साल तेजी से रिकवर होती दिखाई देगी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इस साल चाइना ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए तेजी से बाउंस बैक करेगा, लेकिन साल की आधी जर्नी में ही ये सभी एक्सपेक्टेशंस फीकी पड़ती दिखाई दे रही हैं। चाइना से आ रहे लेटेस्ट डेटा सेट एक कंप्लीटली ऑपोजिट पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। रिटेल सेल्स हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो या इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, जुलाई मंथ में इन सभी सेक्टर्स में चाइना ने उम्मीद से बहुत पुअर परफॉर्म किया है। इसके अलावा पुअर डिमांड दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पर डिफ्लेशन का प्रेशर बढ़ा रही है। दोस्तों, डिफ्लेशन का सीधा साधा मतलब है जीरो ग्रोथ, और यदि ग्रोथ नहीं होगी तो इकोनॉमी के ऊपर स्टैग्नेशन में जाने का खतरा बना रहेगा। प्रॉपर्टी मार्केट से लेकर एक्सपोर्ट्स, यूथ एम्प्लॉयमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट डेट तक चाइनीज इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स बहुत सीवियर प्रेशर में नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि चाइना का ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन चाइना के साथ साथ पूरे एशिया में अपने साइड इफेक्ट्स दिखाने शुरू कर चुका है। थाई बीचेस और सिंगापुरियन मॉल्स टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं। फैक्ट्रीज रोल बैक के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना डोमेस्टिक रेट्स को कम करके बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को कट कर रहे हैं, जिससे लेंडर्स को फ्री कैश मिल सके और वो रिकवरी को पुश कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही, और वहीं सबके बीच एशिया की मेजर इकोनॉमीज चाइना को फॉलो करने के बजाय यूएस के फेड रिजर्व को फॉलो करती नजर आ रही हैं। वो चाइना की तरह इंटरेस्ट रेट्स को कम करने के बजाय यूएस की इंटरेस्ट हाइक को कॉपी करती नजर आ रही हैं। और दोस्तों, इसी को एशिया के लिए चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बड़ा खतरा बताया जा रहा है। आपको बता दें, यूएस में फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ाया जाना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में रिसेशन के संकेत दे रहा है। तो आखिर एशियन इकोनॉमीज यूएस फेड की पॉलिसीज को क्यों अपना रही है? क्या चाइना से उनका भरोसा उठ चुका है? क्या ये क्राइसिस पूरे एशिया को अपने चपेट में ले सकती है? दोस्तों, यदि हम सबसे पहले चाइना के इस क्राइसिस को डिकोड करें तो हम पाएंगे कि ये किसी सेक्टर तक सीमित नहीं है। चाइना की $18 ट्रिलियन की मैसिव इकोनॉमी आज हर सेक्टर में सफर कर रही है। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक जून में जब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये अपने साथ बाकी सभी सेक्टर्स की रिकवरी को भी ले डूबी। चाइना के साउथ वेस्टर्न प्रोविंस गुइजोउ जैसे डेट स्ट्रैप प्रोविंस बीजिंग से बेल आउट की डिमांड कर रहे हैं। जेजियांग के कोस्टल प्रोविंस के यीवू मैन्युफैक्चरिंग हब में स्मॉल बिजनेसेस अपनी सेल्स को 2021 के लेवल्स तक लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ई कॉमर्स जायंट अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग की होम सिटी हांगझोउ में टेक सेक्टर पर इम्पोज किया गया रेगुलेटरी क्रैकडाउन और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेऑफ्स इनकी प्रॉपर्टी मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। 2023 की शुरुआत में चाइनीज इकोनॉमी में बहुत हाई ऑप्टिमिज्म देखा जा सकता था, क्योंकि 3 साल के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के खुलने के बाद उम्मीद ये थी कि जब लोग सड़कों पर वापस आएंगे तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी अपने आप में बढ़ने लगेगी। लोग शॉपिंग, ईटिंग और ट्रैवलिंग पर खर्च करेंगे, जिससे उनकी स्टैग्नेंट इकोनॉमी में जान वापस आ पाएगी। लेकिन असल में इसका एकदम ऑपोजिट देखने को मिला। पिछले 3 सालों ने चाइना के लोगों को यह एहसास अच्छे से करा दिया कि देश की पुअर ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इनकम्स पर कितना ड्रास्टिक इम्पैक्ट लेकर आती है। इसी एंजाइटी के चलते लोग आज थॉटलेस स्पेंडिंग के बजाय सेविंग्स करना प्रेफर कर रहे हैं। कंज्यूमर्स के सेंटिमेंट का एक कारण चाइना की लड़खड़ाती प्रॉपर्टी मार्केट भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर काफी लंबे समय से एक सीवियर डेट क्राइसिस की चपेट में है। इससे निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने सेक्टर पर हैवी क्रैकडाउन किया, जिसकी वजह से पूरा सेक्टर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हाउसिंग प्राइसेस बहुत तेजी से गिरने लगे और बहुत सी वीकर कंपनीज डिफॉल्ट कर गईं। बहुत से डेवलपर्स ने उन हाउसेस को बिल्ड करना बंद कर दिया जो वो सेल आउट कर चुके थे, लेकिन उनको डिलीवर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से होम ओनर्स ने मॉर्टगेजेस पे करना बंद कर दिया। ये टर्बुलेंस चाइनीज मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल बन गई, क्योंकि जो प्रॉपर्टी अभी तक एक श्योर बेट इन्वेस्टमेंट थी और इसको वेल्थ के स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था, चाइना के लोगों का ट्रस्ट उस सेक्टर से पूरी तरह उठ गया। जिन लोगों के इनकम्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरने की वजह से, वो भी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पुअर हो चुके हैं। 2018 में जब से चाइना ने डेटा पब्लिश करना शुरू किया है, 16 to 24 एज ग्रुप की पॉपुलेशन के बीच 21.3% का जॉबलेस रेट चाइना का अब तक का हाईएस्ट जॉबलेस रेट है, और ये नेशनल अर्बन रेट से 4 गुना ज्यादा है। स्ट्रिक्ट कोविड-19 रूल्स के कारण सर्विस सेक्टर और प्रॉपर्टी मार्केट में जो क्रैश हुआ है वो अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। ऊपर से टेक क्रैकडाउन न जाने कितने यंग एम्बिशियस ग्रेजुएट्स का ल्यूक्रेटिव करियर पाथ स्पॉइल कर चुका है। चाइनीज सिटी में हर 5 में से 1 अडल्ट आज अनएम्प्लॉयड बैठा है। हालत इस कदर खराब है कि चाइना ने एक बार फिर अपना यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पब्लिश करना बंद कर दिया।
अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा असर कंज्यूमर स्पेंडिंग पर भी पड़ रहा है। जॉब्स ना होने के कारण लोग स्पेंडिंग भी बहुत रिस्ट्रिक्ट होकर कर रहे हैं। इकोनॉमी में डिमांड ना होने के कारण चीजों के दाम भी लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी डिफ्लेशन से गुजर रही है। और दोस्तों, चाइना के केस में आज केवल डोमेस्टिक डिमांड ही डिसअपॉइंटिंग नहीं है। पैंडेमिक के दौरान फॉरेन ट्रेड चाइना का कांस्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, जब चाइनीज फैक्ट्रीज यूएस और यूरोपियन ऑर्डर्स को फुलफिल करने में लगी थी। लेकिन पिछले मंथ्स में चाइना का ये सेक्टर भी ड्विंडल होता दिखाई दे रहा है। दिसंबर 2021 में जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स $340 बिलियन के रिकॉर्ड हाई वैल्यू के साथ आसमान छू रहे थे, वो मई 2023 में $60 बिलियन पर आ गिरे। और जैसे जैसे यूएस और यूरोप में राइजिंग इंटरेस्ट रेट ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, चाइनीज एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन भी बढ़ता नजर आ रहा है। इस पुअर मोमेंटम की वजह से चाइना में कंज्यूमर इन्फ्लेशन लगभग 0 के बराबर है, जिसकी वजह से बिजनेसेस के पास अपने डेट्स को रीपे करने के लिए कोई साधन नहीं है। यहाँ अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोकल डेट। अब से कुछ सालों पहले जब चाइना कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स का शिकार होता था, तो गवर्नमेंट इसको क्योर करने के लिए लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लेड स्टिमुलस रिलीज किया करती थी। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए लोकल लेवल पर डेट बोरो करती थी, जिससे स्टील और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट किया जाता था। लेकिन वो ऑप्शंस अब अपना असर दिखाना बंद कर चुके हैं। हालांकि चाइनीज सिटीज में एक्सपेंसिव और लस्ट्रस इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन सभी कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए जो डेट लिया गया था, उनको पे करने में आज की लोकल गवर्नमेंट पूरी तरह से नाकामयाब है। उदाहरण के लिए चाइनीज सिटी जुनिये, जिसकी पॉपुलेशन कुल 6.6 मिलियन है, यहाँ मुख्य तौर पर 2 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। कार से 3 आवर्स के डिस्टेंस पर यहाँ एक तीसरा एयरपोर्ट है जो लियू पांचुई सिटी में मौजूद है। इसको 2014 में 1.5 बिलियन युआन यानी कि लगभग $208 मिलियन की कॉस्ट पर ओपन किया गया था। लेकिन आज यहाँ बहुत लिमिटेड कमर्शियल फ्लाइट्स ही आती हैं। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स की फंडिंग लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल से की गई थी। ये ऐसी कंपनीज हैं जिनको म्युनिसिपैलिटीज ने सिटीज, टाउन्स और प्रोविंसेस के बिहाफ पर सरकार से लोन बोरो करने के लिए बनाया था, जहां ये डेट उनकी बैलेंस शीट्स पर दिखाई नहीं पड़ता था। यही वो हिडन डेट है जो चाइना की लोकल गवर्नमेंट्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है, और साथ ही ये उन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ा हेडेक है जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशिंग व्हीकल के बॉन्ड्स खरीदे हुए थे। फरवरी में आईएमएफ ने एस्टिमेट किया था कि चाइना में 2019 में जो डेट 40 ट्रिलियन युआन था, वो 2022 के एंड तक 66 ट्रिलियन युआन पहुंच चुका था, जिससे साफ पता चल रहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स ने किस तरह पैंडेमिक के दौरान अनसस्टेनेबल लेवल पर बोरो किया। जब इनको रीपे करने की बारी आई तो ये पब्लिकली ओन्ड लैंड सेल करने लगे। लोकल गवर्नमेंट्स खुद भी फाइनेंशिंग प्रेशर में थी। वो अपने कॉफर्स को भरने के लिए प्रॉपर्टी डेवलपर्स को लैंड सेल पर डिपेंडेंट थी। लेकिन इस सेक्टर में क्राइसिस के बाद ये सोर्स भी प्रेशर में आ गया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज चाइना चारों तरफ से एक इंटेंस क्राइसिस का शिकार हो चुका है। इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इंटरेस्ट रेट्स को कट करता नजर आ रहा है, जबकि बाकी इकोनॉमीज इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए यूएस फेड रिजर्व का फॉर्मूला अपनाकर अपने इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह अमेरिका में इन्फ्लेशन बिना रुके बढ़ता ही रहा है, ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर रहा है। हाल ही में उनके फेड चेयर जेरोम पोवेल ने 1994 के बाद अब तक के सबसे मैसिव रेट इंक्रीज अनाउंस किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी चिंता ये है कि इंटरेस्ट रेट सीधे तौर पर यूएस के नेशनल डेट को इंक्रीज कर रहा है। आज की डेट में यूएस अपने $30.5 ट्रिलियन के नेशनल डेट पर बड़ी कीमत चुका रहा है। केवल इंटरेस्ट की पेमेंट में यूएस के फेडरल टैक्स पेयर्स को हर दिन $900 मिलियन की पेमेंट करनी पड़ रही है। यानी फेड के रेजिंग इंटरेस्ट रेट के साथ यूएस के नेशनल डेट का टाइम बॉम्ब बहुत तेजी से अपना काउंटडाउन गिन रहा है। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट और नेशनल डेट की रिलेशनशिप इतनी आसान नहीं है। आइए सबको थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि डेट का कॉन्सेप्ट कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया भर के देश अपनी स्पेंडिंग्स के लिए पिछले कई सदियों से इसको यूज करते आए हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएस का डेट उसकी जीडीपी के 100% पर था। उसके बाद अब ये नंबर 100 के मार्क को क्रॉस कर चुका है और अपने पीक पर पहुंचा है। खैर, उस टाइम उसका मेन रीजन वॉर से लगा शॉर्ट टाइम शॉक था, लेकिन आज इस डेट का मेजर रीजन यूएस का ह्यूज बजट डेफिसिट है। दोस्तों, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्शन करता है और उससे वो फेडरल गवर्नमेंट को फंड करता है। अभी टैक्स कितना होगा और उसको किन चीजों पर स्पेंड किया जाएगा, ये कांग्रेस और प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं।
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके रेवेन्यू कलेक्शन उनकी स्पेंडिंग से बहुत कम होता है। इसी को बजट डेफिसिट कहा जाता है और इसी डेफिसिट को फंड करने के लिए गवर्नमेंट को डेट की जरूरत पड़ती है। यूएस में कुछ सालों से डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। 2019 में एक अच्छी खासी ग्रोथ के बावजूद ये डेफिसिट $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका एक कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन $23 ट्रिलियन की जीडीपी उनके लिविंग स्टैंडर्ड को सस्टेन करने के लिए काफी नहीं है। यही कारण है कि यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो 2021 में 137.2% तक पहुंच चुका है और यूएस ट्रेजरी की प्रोजेक्शंस के अनुसार ये आने वाले 75 ईयर्स में 475% तक जा सकता है। यूएस गवर्नमेंट के हाई स्पेंडिंग को समझने के लिए हमें उनके बजट स्ट्रक्चर को समझना होगा। दोस्तों, यूएस फेडरल बजट 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला है मैंडेटरी स्पेंडिंग, दूसरा है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और तीसरा डेट के इंटरेस्ट की पेमेंट्स। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर मैंडेटरी स्पेंडिंग में होता है। इसमें सोशल सिक्योरिटी, फेडरल पेंशन्स, मेडिकल केयर, डिसेबिलिटी फंड्स और मिलिट्री सैलरीज जैसे एक्सपेंडिचर शामिल हैं। अब दोस्तों, इस चीज को आपको समझना होगा कि यूएस की पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन है। उनकी यंग और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बहुत तेजी से रिटायर्ड और ओल्ड एज पॉपुलेशन द्वारा रिप्लेस की जा रही है। जो लोग टैक्स पे करते हैं और जो लोग इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाते हैं, उसका रेशियो घटता जा रहा है। यानी कि यूएस गवर्नमेंट की रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जैसी मैंडेटरी सोशल स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है। यूएस में ये स्पेंडिंग्स पहले ही बहुत हाई हुआ करती थी, लेकिन आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वहीं जब बात डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे कि मिलिट्री या एजुकेशन की होती है, तो इसका आधे से ज्यादा पोर्शन मिलिट्री स्पेंडिंग में कंज्यूम होता है। लेकिन दोस्तों, हाई स्पेंडिंग इस सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है गवर्नमेंट का लो रेवेन्यू। प्रेसिडेंट बुश हो या प्रेसिडेंट ट्रंप, ये सभी यूएस इकोनॉमी में ह्यूज टैक्स कट्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि टैक्स कट से जीडीपी ग्रोथ बूस्ट होती है। 2017 में हुए टैक्स कट्स के दौरान ये एक्सपेक्ट किया गया था कि आने वाले दशक में यूएस के जीडीपी को हर साल 1% की ग्रोथ देंगे। लेकिन यहाँ कंसर्न ये है कि ये टैक्स कट्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू को डिक्रीज करता है, जिससे एनुअल बजट्स में भी क्रंच देखने को मिलता है। तो इन्हीं सब मेन रीजंस की वजह से यूएस को इतने हाई डेट की जरूरत पड़ती है। पीटर जी पीटरसन फाउंडेशन के मुताबिक नेक्स्ट 30 इयर्स में यूएस में इंटरेस्ट पेमेंट्स $66 ट्रिलियन तक राइज होने वाली हैं और 2052 तक ये फेडरल रेवेन्यू का 40% कंज्यूम करने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, यदि फेड रिजर्व इस तरह से एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, तो ऐसे में यूएस की फ्यूचर बोरोइंग और करंट डेट का इंटरेस्ट पे करना बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है नेशनल डेट की हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, और इस हायर इंटरेस्ट कॉस्ट का सीधा मतलब है मिलियंस ऑफ अमेरिकन फैमिलीज के लिए हाई टैक्सेस। रेड हॉट इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स इस स्टेप को ऑब्वियस बताते हैं, लेकिन इसके रियल कंसिक्वेंस बहुत डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले लीडर्स अपनी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के चलते अपने मीन्स से ज्यादा एक्सपैंड करते हैं। इसकी वजह से वो $multi ट्रिलियन के डेफिसिट जमा कर लेते हैं। कुछ उसको ठीक करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ न्यू डॉलर्स भी प्रिंट करते हैं, लेकिन इस सब के परिणाम स्वरूप लोगों को ये इंटरेस्ट हाइट्स भुगतनी पड़ती है। डेट एक्सपेंसिव होता जा रहा है और इसकी इंटरेस्ट पेमेंट कॉमन अमेरिकन की पॉकेट से पे की जाती है, और यदि गवर्नमेंट इस पर डिफॉल्ट कर जाती है तो इसके और भी ज्यादा भयानक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। यूएस डॉलर और उसमें इशू किए जाने वाले बॉन्ड्स किसी भी देश के रिजर्व्स के लिए सबसे सेफ एसेट्स माने गए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक कभी भी यूएस ने इन बॉन्ड्स की पेमेंट पर डिफॉल्ट नहीं किया। बाकी कंट्रीज तो छोड़िए, आंकड़ों के मुताबिक यूएस ने आज अपने किसी राइवल कंट्री के बॉन्ड्स को भी डिफॉल्ट नहीं किया। इस सिक्योरिटी की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज अपना कैपिटल अपनी मार्केट में डालने के बजाय इन बॉन्ड्स में डालना प्रेफर करती हैं। ऐसे में यूएस की ओर से कोई भी डिफॉल्ट इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में एक मेजर रिसेशन तक आ सकता है। दोस्तों, खैर ये तो बात हुई यूएस की, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि कई एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस साल के एंड और अर्ली 2024 में एशियन इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन ये साउथ कोरिया और इंडोनेशिया जैसी इकोनॉमीज में बेहद मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। फिलीपींस में ऑफिशियल्स एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सिमिलर ट्रेंड्स जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर इन कंट्रीज की मॉनेटरी अथॉरिटीज यूएस पॉलिसी मेकर्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया हायर फॉर लॉन्गर मंत्र अडॉप्ट कर रही हैं। यानी जब तक इन्फ्लेशन टारगेटेड कंट्रोल में नहीं आता, हायर इंटरेस्ट रेट के सेटल होने के कोई आसार नहीं है। और इन इकोनॉमीज में ये ट्रेंड उनकी खुद की गवर्नमेंट से ज्यादातर
यूएस फेड के द्वारा ड्राइव किया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ ये सवाल करते हैं कि पिछले कुछ समय से चाइना अपनी रीजनल सुप्रीमेसी को स्ट्रेंथन कर रहा है। इस रीजन में युआन के इन्फ्लुएंस को फ्यूल कर रहा था और फिलीपींस और मलेशिया जैसी कंट्रीज में वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड कर रहा था। ऊपर से आईएमएफ ने अप्रैल में ये प्रोजेक्ट किया था कि चाइना नेक्स्ट 5 इयर्स में ग्लोबल ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर होगा, जिसका कंट्रीब्यूशन यूएस के कंपैरिजन में 2 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सबके बावजूद आज रीजनल इकोनॉमीज चाइना के बजाय यूएस की फुटप्रिंट्स फॉलो करती क्यों नजर आ रही हैं? इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इसका कारण यह है कि चाइना की करेंसी डॉलर और यूरो के कंपैरिजन में अब भी बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाई है। उसकी कैपिटल मार्केट्स अमेरिका के कंपैरिजन में काफी स्मॉल और ओपेक है। स्विफ्ट के मुताबिक इंटरनेशनल पेमेंट्स में डॉलर का कंट्रीब्यूशन अभी भी बेहद सिग्निफिकेंट पॉइंट पर खड़ा है। यूएस करेंसी से रिलेटेड ट्रेड जुलाई में रिकॉर्ड 46% से इंक्रीज हुआ, जो अब से एक दशक पहले कुल 1/3 हुआ करता था। ग्लोबल ट्रांजैक्शन काउंट की लिस्ट में यूरो सेकंड नंबर पर है, जबकि युआन इस लिस्ट में पाउंड पर येन से भी पीछे है। 7.5 ट्रिलियन डॉलर की पर डे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूएस डॉलर अभी भी लायन शेयर कंट्रीब्यूट करता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से दुनिया की कई मेजर इकोनॉमीज चाइना पर डिपेंडेंट होते हुए भी यूएस फेड के इंटरेस्ट हाइक से इम्यून नहीं है, और इसलिए आज इन सभी मेजर इकोनॉमीज में हमें इंटरेस्ट हाइक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब यदि चाइना के केस पर वापस आए तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसको इंटरेस्ट के कट की नहीं बल्कि कुछ मैसिव पॉलिसी चेंजेस की जरूरत है। आज चाइनीज इकोनॉमी फिर से क्रॉसरोड्स पर खड़ी है और उसको एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत है। जिस तरह डेंग ज़ाओपिंग के टाइम पर चाइना क्रॉसिंग अ रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स की पॉलिसी को अपना रहा था, आज उसको इस क्राइसिस से निकलने के लिए एक बार फिर उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करने की जरूरत है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर दौर की प्रॉब्लम्स अपने साथ नए चैलेंजेस लेकर आती है और उनसे निपटने के लिए इससे बेहतर और कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। हालांकि चाइना आज भी ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स में ग्रोथ पंप करने में लगा है जो उनके मुताबिक इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को फ्यूल कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइनीज पॉलिसी मेकिंग को कंज्यूमर्स और सर्विसेज इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है, वरना इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक पर वापस लाना चाइना के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। चाइना भले ही रिच होता रहे, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी ग्रोथ का पोटेंशियल पुअर होता जा रहा है, और जब ऐसा किसी इकोनॉमी में होने लगे तो उसको चाहिए कि वो अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इस तरह मोल्ड करे कि वो स्मार्टर और ज्यादा प्रोडक्टिव ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए। यही एकमात्र ऐसा लेसन है जो पिछले 6 से 7 दशकों में रिचर कंट्रीज को बखूबी सीखने को मिला है। आज और आने वाले समय में चाइना की इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री इस बात पर डिपेंडेंट करेगी कि चाइना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, पॉलिटिकल चेंजेस को अलाउ करने के लिए कितना रेडी है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जिस तरह उनकी इकोनॉमी में स्टेट सेक्टर को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं, वो चाइना की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं है। हालांकि हाई क्वालिटी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अनसर्टेनिटी से पूरी तरह मुक्त नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में एक मैसिव स्लोडाउन को अवॉइड करने का सॉल्यूशन कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज में ही छिपा है। हालांकि शी जिनपिंग के टेन्योर में इसको मुमकिन होता देखना ही अपने आप में नामुमकिन सा दिखाई पड़ता है। ऐसे में इससे ग्लोबल इकोनॉमी खुद को कैसे इम्यून करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों